अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थक। अद्वैतवादी, देखिएगा, अद्वैतवादी विचारधारा। तो अद्वैतवादी विचारधारा में दो व्यक्ति प्रमुख तौर पर आपको दिखाई देंगे। दो व्यक्ति कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका कांट, कांट का वायव्य राशि, कांट का वायव्य राशि सिद्धांत। क्लियर हुआ? और एक और इसमें सिद्धांत हो जाएगा आपका अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत ही, वो हो जाएगा आपका कि लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। क्लियर हुआ? कांट का वायव्य राशि सिद्धांत और लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, इन दोनों को हमें पढ़ना है मेनली। ठीक है, दोनों ही सिद्धांत किसके समर्थक है? दोनों ही सिद्धांत आपके समर्थक है अद्वैतवादी विचारधारा के। तो इन्हों को हम एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, फिर दोनों में अंतर भी हम जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले मैं कांट का वायव्य राशि सिद्धांत पढ़ाऊंगा, उसके बाद में लाप्लास का निहारिका सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा कांट का वायव्य राशि संकल्पना क्या बोलती है। कांट का वायव्य राशि संकल्पना। ठीक है, कांट का वायव्य राशि संकल्पना। अब देखिएगा कांट ने क्या कहा कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड कहे या फिर आप अंतरिक्ष कहें, ब्रह्मांड या अंतरिक्ष में असंख्य छोटे छोटे कण मौजूद हैं। क्या कहा? असंख्य छोटे छोटे कण मौजूद हैं। क्या कहा यहां पर? असंख्य छोटे छोटे कण मौजूद हैं। क्लियर है? ब्रह्मांड या अंतरिक्ष में अनेक छोटे छोटे कण मौजूद हैं। अब ये कण क्या होता है कि जैसे कि पार्टिकल एक है, ये दूसरा है, दोनों आपस में कौन सा बल लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनके मध्य एक बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण ये सभी कण क्या होते हैं? पास पास में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? पास पास में आ जाते हैं और पास पास में आकर एक गैस के समान बादल का निर्माण करते हैं। ये जब कण पास पास आ जाएंगे तो ये जो पास पास आने के पश्चात जो संरचना बनती है, ये हम कहेंगे कि इसका आकार क्या हो जाता है? आकार छोटा हो जाएगा, आकृति छोटी हो गई, इसका डेंसिटी बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि यह हाइड्रोजन गैस के बादल में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन गैस के बादल में चेंज। क्लियर है? तो इसी को क्या कहा जा रहा है? जो हाइड्रोजन गैस के बादल है, इसी को निहारिका कहा जाता है। निहारिका। कभी आपसे 3 मार्कर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निहारिका क्या होता है या नेबुला क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस के बादलों का एक संकुचन होता है या सघन रूप होता है हाइड्रोजन गैस के बादलों का। उसी हाइड्रोजन गैस के बादल को निहारिका के नाम से जाना जाता है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भी समझा जाता है निहारिका के माध्यम से ही। जो हम कई सारे खगोलीय पिंड देखते हैं तो उसका आधार कहां से बनाया जाता है? निहारिका से ही, क्योंकि यह सभी कण क्या होते हैं? पास पास में आकर एक बड़ा कण बना लेते हैं। बड़ा कण का मतलब कहने का तात्पर्य एक छोटा सा कण जिसका डेंसिटी काफी हाई हो जाता है, टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, आयतन काफी लो हो जाता है, फिर इसी में विस्फोट होता है और इसी के विस्फोट के फलस्वरूप आकाशगंगा, ब्रह्मांड, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, अनेक खगोलीय पिंड का निर्माण होता है। तो यह आपने कहा कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में अनेक छोटे छोटे कण मौजूद है, जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटे छोटे आपस में मिल जाते हैं। आपस में मिलने के बाद हाइड्रोजन गैस के बादल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे निहारिका कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इन कणों में गुरुत्वाकर्षण बल और अधिक जब बढ़ जाता है तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? देखिएगा, ध्यान रखना, निहारिका जो होता है यह मंद गति से गुणन गति करता है। मंद गति से गुणन गति करता है। क्लियर है? लेकिन ये जो अंतरिक्ष में है, ये आपकी गतिहीन है।
क्या कहा मैंने, गतिहीन, ये गति नहीं कर रहे हैं, गति नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही निहारिका बनेगा तो मंद गति से गुणन गति करेगा, और इसमें जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल और बढ़ेगा तो ये काफी छोटा हो जाएगा, और काफी छोटा होने के बाद साइंस का एक नियम बोलता है कि पदार्थ की आकृति जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी गुणन गति में वृद्धि होती जाती है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बहुत कम हो गया, और आयतन कम होने के कारण इसकी घूर्णन गति क्या होगी, इसकी घूर्णन गति में वृद्धि हो जाएगी, घूर्णन गति तेज हो जाएगी या अधिक हो जाएगी। जब घूर्णन गति तेज हो जाती है तो क्या होता है, अब समझिएगा यहां से कहानी, ठीक है, कि आयतन कम हुआ, गुणन गति में वृद्धि हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब यह गुणन गति करता है आपका, और गुणन गति करने के क्रम में दो बल कार्यरत हो जाते हैं। एक बल होता है जो बाहर की ओर लगता है, एक बल बाहर की ओर लगता है अपकेंद्रीय बल, और एक होता है जो अंदर की ओर लगता है, वो होता है आपका कौन सा, अंदर की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय, देखिएगा अभिकेंद्रीय बल। तो यहां पर क्या कहा, कांट के द्वारा यह कहा गया कि जब आयतन कम होने के कारण घूर्णन गति में वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अपकेंद्रीय बल का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है अभिकेंद्रीय बल की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में आगे की प्रोसेस क्या होगी, इसमें जो ये आपका छोटा सा एक पिंड है, इससे कण टूटकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यह कण टूटकर अलग हो जाएंगे और छल्ले के रूप में यह किसके चारों ओर घूमेंगे, इसी जो शेष भाग जो बचता है, यह भाग क्या है आपका, ये शेष बचा हुआ भाग है निहारिका का शेष भाग, किसका, निहारिका का शेष भाग। तो इस निहारिका का शेष भाग क्या हो जाता है आपका, सन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, सूर्य बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये निहारिका का शेष भाग क्या बन जाता है आपका, सूरज बन जाता है। और बाकी जो ये छोटे छोटे कण टूटकर अलग हुए हैं, यही ग्रह में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें से एक ग्रह आपका क्या है, पृथ्वी है। यहां तक चीजें क्लियर हुई है। इतना ही बोलना है सिर्फ, ब्रह्मांड में असंख्य कण मौजूद है, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा, उसके कारण मंद गति से एक निहारिका का निर्माण हुआ जो मंद गति से गुणन गति कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के बादल हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ेगा, आयतन कम हो जाएगा, तेज गुणन गति के कारण अब केंद्रीय बल का मान अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो जाने के कारण उससे निहारिका से छल्ले टूटकर अलग हो जाते हैं। अलग हुए को बोला जाता है ग्रह, और बचा हुआ शेष भाग आपका सूर्य में परिवर्तित हो जाता है। तो यह था आपका कांट का वायव्य राशि संकल्पना। अब देखिएगा, इसी से तुलना करेंगे हम, इसी से संदर्भित करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, अगर इसी बात को हम यहां से शुरू करें, क्या कहा मैंने, इसी बात को हम अगर यहां से शुरू करें, ध्यान रखिएगा, मैंने अब आपको कांट का वायु राशि संकल्पना बतला दिया। अब हम बात करेंगे किसका, लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। तो लाप्लास के निहारिका सिद्धांत ने शुरुआत ही कहां से की है, निहारिका से शुरुआत की है। इसकी संकल्पना वहां पर उन्होंने नहीं बताई है। ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्मांड में असंख्य छोटे छोटे कण मौजूद है जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। उन्होंने सीधा कहा कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस के बादलों का एक संकुचन है जिसे निहारिका कहा जाता है, और इस निहारिका में ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने के कारण इसका आयतन कम, जिससे गुणन गति में वृद्धि हो जाती है। तत्पश्चात यहां पर अब दो बल कार्य करते हैं। एक अभिकेंद्रीय बल यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर उन्होंने बात की गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण बल से कौन सा बल अधिक हो जाता है, अपकेंद्रीय बल, जिसके कारण आपके ग्रह और सूर्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो एक चार्ट में बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा, काफी आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा किसकी हम बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं हम लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन गैस के बादलों का संकुचन, ठीक है, संकुचन है, हाइड्रोजन गैस के बादलों का संकुचन है। इसी को क्या कहा इन्होंने, निहारिका। ये निहारिका क्या कर रहा है, मंद गति से गति, मंद गति से घूर्णन गति, मंद घूर्णन गति, ठीक है, मंद गुणन गति कर रहा है। अब इसमें एक बल कार्य करेगा, वही गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण इसका आकार क्या हो जाएगा, इसका आकार छोटा हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आयतन क्या हो रहा है, आयतन कम हो जाएगा। कम होने के कारण इसकी गुणन गति क्या हो जाएगी,
गुणन गति अत्यधिक हो जाएगी। जब गुणन गति अत्यधिक हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गुणन गति अधिक होने के कारण अंदर की ओर जो एक बल कार्य कर रहा है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहा जा रहा है इसे? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, जबकि बाहर की ओर एक बल कार्य करता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल इसका मान अधिक हो जाता है और अधिक होने की स्थिति में फिर वही स्थिति निर्मित होती है कि आपका शेष भाग बचता है उसको सूरज बोल देते हैं और ये कण टूटकर अलग हो जाते हैं क्योंकि अपकेंद्रीय बल का मान अधिक है। तो ये निहारिका ही है आपका, तो निहारिका यहां से निहारिका बना है, निहारिका की अगली स्थिति है, तो निहारिका का जो शेष भाग बचता है ये क्या है आपका? निहारिका का शेष भाग किसमें परिवर्तित हो गया? सूरज में। और ये जो कण टूटकर अलग हुए हैं इन कणों को क्या बोल दिया? ये सभी क्या हो जाएंगे आपके? यही हो जाएंगे आपके सभी ग्रह हो जाएंगे। और इसी सभी ग्रहों में एक ग्रह क्या है आपका? पृथ्वी है। तो इस प्रकार से उन्होंने देखिएगा दोनों में अंतर देखिए। अब इन्होंने ब्रह्मांड अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में छोटे छोटे कणों की संकल्पना की है या परिकल्पना की है। इन्होंने सीधा क्या कहा? निहारिका है आपका, अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस का एक संकुचन है जिसे निहारिका कहा, जो मंद गति से घूर्णन गति कर रहा है। जब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्योंकि कई छोटे छोटे कण मौजूद हैं, वो छोटे पास में आ जाएंगे जिससे क्या आयतन छोटा हो जाएगा, गुणन गति बढ़ जाएगी। साइंस का नियम बोलता है कि आकृति छोटी होती है, गुणन गति तेज हो जाती है। और ऐसी स्थिति में इससे एक अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर एक बल कार्य कर रहा है जिससे इसके छल्ले टूटकर अलग हो जाएंगे, वही ठंडे होकर क्या बन जाएंगे? ग्रहों का निर्माण करेंगे। और बचा हुआ जो निहारिका का शेष भाग होगा वह सूरज में परिवर्तित हो जाएगा या सूर्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर आपने दोनों में देखा, यहां पर इन्होंने अभिकेंद्रीय और केंद्रीय बल के मध्य तुलना की और यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल के बारे में चर्चा की। तो यहां पर हमने कौन सी बात की है? हमने यहां पर अद्वैतवादी विचारधारा के अंतर्गत पढ़ा कांट का वायव्य राशि संकल्पना और लाप्लास का निहारिका सिद्धांत, दोनों को हमने अच्छे से पढ़ा। अब इसके बाद में हम अगली संकल्पना जो आपका होता है, एक होगा आपका कौन सा? अद्वैतवादी विचारधारा के बाद जो एक और अलग होती है कि द्वैतवादी संकल्पना, तो उसका चार्ट बनाकर मैं आज जाऊंगा, उससे आप समझ पाएंगे कि अगली अपनी कड़ी। ठीक है, द्वैतवादी विचारधारा। ठीक है, द्वैतवादी विचारधारा में किन किन का हम पढ़ेंगे जो कि कल की क्लास में आपको बतलाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको कंटेंट पर लेके चलूंगा, क्या हमें कंटेंट इस पर दिया हुआ है उस पर भी हमें चलना है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर द्वैतवादी संकल्पना में सबसे पहले आता है नाम चैम्बरलिन। ठीक है, चैम्बरलिन का यहां पर कहेंगे चैम्बरलिन एवं मोल्टेन का ग्रहाणु सिद्धांत। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका जेम्स एंड जेफरी की ज्वारी संकल्पना। क्या कहेंगे आप? ज्वारी संकल्पना। क्लियर है? जेम्स जीन्स और जेफरी की ज्वारी संकल्पना। और इसी के बाद एक और आता है आपका जिसमें हम देखेंगे इसमें रसेल का, ठीक है, रसेल का द्वैतारक सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के बारे में हम कल तो चर्चा करेंगे। आपका चैम्बरलिन मोल्टेन का कौन सा सिद्धांत है? ग्रहाणु सिद्धांत। ज्वारी संकल्पना किसकी है? जेम्स और जेफरी की। इसको सही से लिख देते हैं, जेम्स और जेफरी का। और रसेल का क्या हो जाएगा आपका? रसेल का द्वैतारक संकल्पना। अब इन्होंने क्या कहा? पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है किसी दो तत्व या दो पिंड या दो पदार्थों से हुई है, वैसे इन्होंने बात कही है। अब थोड़ा सा कंटेंट में हम चलते हैं। कंटेंट में इसी के बारे में सारी बातें कही गई है, तो आपको बता देते कैसे क्या पढ़ना है। देखिएगा अधिकांश विद्वानों के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, जैसे कि सूर्य एक छोटा सा, इनको आप कंटेंट को पढ़ेंगे तब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले कांट की बात की जा रही है।
कांट ने प्रस्तुत किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कांट के द्वारा सबसे पहले यही बतलाया गया आपका कि कांट ने प्रस्तुत की है कौन सी सिद्धांत में, आपका गैसी सिद्धांत के नाम से ऐसा नहीं है, सीधा आप कहेंगे कि कांट ने क्या कहा आपका, कांट ने वायव्य राशि, वायव्य मतलब वायु, तो गैसी सिद्धांत को बोल दिया, तो वायव्य राशि संकल्पना दी गई है। तो ये मैंने अभी आपको समझा दिया क्या होती है वायव्य राशि संकल्पना। अब आगे आप देखेंगे तो आगे देखिएगा, उसके बाद में आपका लाप्लास के बारे में मैंने चर्चा की, इस कंटेंट को आप पढ़िएगा, लाप्लास के बारे में समझ में जाएगा, सारी निहारिका के बारे में क्या कहा उन्होंने, ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जैसे कि ये जिन्स आ गया आपका, जिन्स और जेफरी के द्वारा क्या प्रतिपादित किया, तो कल की क्लास में आपको समझाऊंगा कैसे जिन्स जेफरी है, लेकिन आप इसका रीडिंग कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसकी रीडिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं आपके सामने पेश कर दिया, इसको आप जरूर रीडिंग कीजिएगा। आगे देखेंगे आप यहाँ पर एक और आपके अगला एक और वैज्ञानिक आएंगे जो भूगोलवेत्ता रहेंगे, आगे पेज में देखिएगा। ज्वारी संकल्पना देखेंगे हम, ज्वारी संकल्पना किसका है आपका, जेम्स जिन्स का ही है, तो ये भी उसी की बात की जा रही है यहाँ पर भी। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और सिद्धांत आएगा, ऑटो शिम्ड का सिद्धांत आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे, तो ये भी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया। वीडियो को पॉज करके आप इसको भी कंटेंट को पढ़िएगा। फिर आगे हम देखेंगे बिग बैंग थ्योरी, तो हमें पढ़ना ही है, वो आगे हम पढ़ेंगे। आगे आप देखिएगा पृथ्वी का निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ कौन कौन से, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम यहाँ पर इस पेज को भी आप पढ़ के आइएगा कल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको ब्लू बोर्ड के माध्यम से सारा कंटेंट एकदम स्पष्ट कर दूंगा ताकि आपको पढ़ने में काफी अच्छी सुविधा मिल पाए। ठीक है, ये वाला भी देखिएगा आप, कहां तक आपको पढ़ना है वो मैं आपको बतला रहा हूं। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहां पर भी पृथ्वी के लिए कौन कौन से पदार्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। अब ये भूगर्भिक इतिहास है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट मतलब कोई अन्य चीजें मैं आपको लेकर आऊंगा, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कैसे क्या हमें आगे बढ़ना है, कैसे आपका महाविस्फोटक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, और उसी के साथ में आपको आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सारी चीजें इसी क्लास के अंतर्गत आपको बताई जाएगी। क्योंकि आपका यूनिट नंबर 10 भूगर्भ शास्त्र का मतलब क्या होता है, भूगर्भ शास्त्र का मतलब ही होता है कि पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के भूगर्भ में वैज्ञानिकता के आधार पर अध्ययन करना ही आपका भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। ठीक है, वैज्ञानिकता